तो इस एक्सरसाइज के जो सवाल रहे ना यहाँ, वो आप ट्राई कीजिएगा। दो तीन सवाल एक्सरसाइज ही नहीं है आपके पास तो है। सर मैं डाउनलोड कर लूँगा पीडीएफ। मतलब है मेरे पास डाउनलोडेड। इससे पहले जो आपने पढ़ा था ह्यूगन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था। क्या सर? ह्यूगन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था आपने। हाँ। उसके बाद मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेव ये पढ़ाया था, रिफ्लेक्शन। यस। उसके बाद रिफ्रैक्शन पढ़ाया था। नहीं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और वेव थियरी आप ये बोल रहे हैं ना, जो प्लेन वाला है। जी जी जी। ये उसके बाद फिर रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थियरी लास्ट था। यस। जी जी, इसके बारे में कुछ लिखाया था मैंने। वेव थियरी में साइन स्नेल्स लॉ को प्रूफ किया था। ह्यूगन प्रिंसिपल लिखा था आपने। हाँ। ठीक है। रिफ्लेक्शन पढ़ा था, फिर रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा, है ना। यस। ठीक है। हेडिंग डालिएगा आज। कोहेरेंट एंड इनहेरेंट। कैसे? कोहेरेंट एंड इनहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स। डाली। यस। ठीक है। एक चीज होती है, इससे पहले आप लिखिएगा इसी में एक हेडिंग, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है। लिखिएगा अकॉर्डिंग टू इट, अकॉर्डिंग टू दिस लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल।
एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ मीडियम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ मीडियम, कॉमा लगाकर लिखिएगा। द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय अ नंबर ऑफ वेव्स, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय अ नंबर ऑफ वेव्स is the vector sum, is the vector sum of the displacement produced by each of the wave, displacement produced by each of the wave। अब इसको समझ लीजिए मैंने क्या बोला। देखिए सुपर पोजिशन का मतलब होता है एक वेव है इस तरीके से ट्रैवल कर रही है, ठीक है, एक और वेव है इसके कनेक्टिंग में, यहाँ से उसने ट्रैवल किया, तो ये आपकी है वेव जिसके डिस्प्लेसमेंट को आप y1 से दिखाओगे वेक्टर फॉर्म में। ये वेव है टू, इसके डिस्प्लेसमेंट को आप y2 से दिखाओगे। ऐसे और भी आगे कई सारी वेव्स इसके साथ कनेक्टेड होंगी। ये पी पॉइंट है मान लो जहाँ पे ये कनेक्ट हो रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो जो आपका वाई नेट होगा वो होगा पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट प्लस दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट प्लस तीसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट, करते करते वाई एन, जितनी भी वेव्स होंगी उन सबका डिस्प्लेसमेंट। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और ये कुछ अलग नहीं है, ये चीज़ आपने इससे पहले फोर्स के लिए पढ़ी थी ग्रेविटेशन के अंदर सबसे पहली बार। उसके बाद आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में सुपरपोजिशन पढ़ा, फिर आपने मैग्नेटोस्टैटिक में सुपरपोजिशन पढ़ा। ठीक है। जी। ठीक है। अब बात आती है वेव को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मान लो एक वेव है y1, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है इसका एम्पलीट्यूड होगा कुछ ना कुछ, और वेव जो मूव करती है एसएचएम में मूव करती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक होते हैं, तो आप लिखेंगे साइन, ब्रैकेट में आएगा ओमेगा टी प्लस के इंटू x1। और अगर दूसरी डिस्प्लेसमेंट आपको देखनी है तो वो हो जाएगा उसका एम्पलीट्यूड दूसरा साइन, लेकिन उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यही होगा कि कांस्टेंट ठीक होगा, बस x2 दूसरा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेव्स को लिखते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया वेव का मोशन का। सर A1 को तो ई नॉट भी तो लिख सकते हैं। यार वो ई नॉट जो लिखते हो ना आप, वो वी आर एम एस ए आर एम एस के बारे में लिखते हो, यहाँ पर आप बात कर रहे हो डिस्प्लेसमेंट की। अच्छा। जी। वो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हो, उसमें आप लिखते हो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ जो आई है ये करंट निकाल रहे हो, और ये आपका मैक्सिमम करंट है। ऐसे जब आप वोल्टेज की बात करते हो तो वोल्टेज में लिखते हो आप वी नॉट साइन ओमेगा टी, या आप लिखते हो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट को आप दिखाते इससे पहले ए से ही है,
लेकिन आप इसको ए ना रख कर क्या लिखोगे, वाई, क्योंकि ये वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। देखो, अगर आप यहाँ कार्टेशियन प्लेन भी बनाओगे तो आपकी वेव जो है वो दोनों के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। वो ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, और आगे पीछे भी जा रही है। ठीक है, ऐसे करके ऊपर भी जा रही है, टू एंड फ्रो, और बैक एंड फोर्थ भी जा रही है। तो इन दोनों रिप्रेजेंट को दिखाने के लिए आपका वाई है और आपका एक्स है। ए वन क्या बताता है, ए वन बताता है मैक्सिमम कितने ऊंचाई तक जाएगी। ओमेगा टी क्या है, ये इनके फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड्स हैं। के एक कांस्टेंट है। तो ये दो आपके रिप्रेजेंटेशन हो गए दो वेव्स के लिए। ठीक है। जी। अब आप मान लीजिए सुपर पोजिशन में क्या हो रहा है कि आपके पास एक सोर्स है लाइट का यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ आपने एक स्लिट लगा दी। स्लिट क्या होती है, ये मान लो एक शीट है आपके पास जिसमें दो छेद हो रहे हैं। तो यहाँ से बहुत सारी वेव्स आ रही हैं। तो क्या होगा, इसमें से वेव निकलेगी, इसमें से वेव निकलेगी। ये दोनों वेव किसी ना किसी एक पॉइंट पर कंटिन्यू होंगी। तो इस पॉइंट के बाद जो वेव बनेगी आपकी, वो वेव मान लो ऐसी बन रही है। तो ये जो होगी ये आपकी वाई नेट होगी। ये जो वेव आई ये आपकी वाई वन होगी, ये जो वेव आई ये आपकी वाई टू होगी। जितनी भी वेव्स आएंगी यहाँ पर उन सबका वेक्टर सम किसके बराबर होगा, वाई नेट के बराबर। आई बात समझ। जी। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया इन चीज़ों का। बना लीजिए, ये बना लीजिए, इसको मत बनाइए। चलें आगे। जी। देखिए, एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि एक वेव है ये, और एक और वेव है ये। मान लो ये दोनों वेव्स आगे चल के कंबाइन हो गई, ऐसे जा रही हैं। तो मैं इन तीनों के नाम लिखता हूँ। ये आपकी वाई वन है जो आपने ऊपर लिखी थी, इसके बराबर है ए वन साइन ओमेगा टी प्लस ए एक्स वन। ये है वाई टू, ए टू साइन ओमेगा टी प्लस ए एक्स टू। तो जो आपकी ग्रीन वाली से लिखी है वो आपकी क्या है, ये आपकी वाई नेट है ना। तो वाई नेट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान रखिए, जो आपने ऊपर लिखा है वही है वाई नेट। ए वन आपने लिखा था ना, तो वाई नेट जो होगा वो बराबर होगा सारी की सारी का वेक्टर सम। तो यहाँ पर ए वन साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स वन प्लस ए टू साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स टू। ठीक है, इस तरीके से आप वाई नेट को लिखिए। ये तो होगी एक बात। अब अगर बात करता हूँ दूसरी, जो कि आपको बताती है कि आपका फेज एंगल कितना होता है। फेज डिफरेंस या फेज एंगल, जिसको आप फाई से दिखाते हैं। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए फेज एंगल होता क्या है। फेज एंगल एक्चुअल में होता है द डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स। जो आपने वेव ले रखी है उनके बीच का, दो के बीच में देखते हैं आप। तो मुझे बताइए, अगर मैं थीटा वन की बात करूं, थीटा वन, तो वो दे रखा है आपको ओमेगा टी प्लस के एक्स वन।
अगर थीटा टू की बात करूँ तो ये दे रखा है ओमेगा टी प्लस के एक्स टू, और जो आपका फेज एंगल होता है या फेज डिफरेंस फाई, ये बेसिकली होता है चेंज इन डेल्टा। तो चेंज इन डेल्टा को आप लिखोगे डेल्टा टू माइनस डेल्टा वन, ये हमारे फाई के बराबर है। डेल्टा टू की वैल्यू कितनी थी, ओमेगा टी प्लस के एक्स टू माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स वन। तो हो जाएगा ये ओमेगा टी प्लस के एक्स टू माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स वन। इससे ये कट जाएगा, के कॉमन ले लीजिए, बचेगा एक्स टू माइनस एक्स वन। तो अगर आपसे फाई निकालने को बोले तो आप लिखोगे के इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन, या फिर आप लिखोगे के इंटू डेल्टा एक्स। अब ये के कहाँ से टपक गया, तो ये बता देता हूँ मैं। दो चीजें होती हैं, ओमेगा और एक होती है के। के होता है आपका टू पाई अपॉन लेमडा, प्रोपगेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, प्रोपगेशन कांस्टेंट। और ये ओमेगा होता है टू पाई अपॉन टी, या फिर टू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ये आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, दिस इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो आपकी बात समझ में आई या कुछ भी समझ में नहीं आया? समझ आ रहा है, पर इसका मकसद क्या था? ये हम आगे चल के क्वेश्चन करेंगे, सुपर इम्पोजिशन कर रहे हैं ना हम पढ़ रहे हैं वेव थ्योरी। वेव में हमने कल क्या समझा, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है वेव्स के अंदर। अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर एक से ज्यादा वेव्स आ रही हैं तो हमें तो एक लाइट की फॉर्म में दिखती है, हमें डिस्टिंग्विश थोड़ी कर पाते हैं कि एक वेव है, दो वेव है, तीन वेव है। तो हमारे पास अगर सोर्स है लाइट के अलग अलग, तो उनकी आइडेंटिफिकेशन होगी। जैसे वाई वन वाई टू आपने दो वेव लिखी, अब वो वेव कंबाइन होकर एक सिंगल वेव बनाएगी। तो उस वेव को हम कैसे रीड करेंगे, उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखा जाएगा, उसको टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे। अगर एंगल में डिफरेंस है, एक वेव किसी और एंगल से आ रही है, दूसरी वेव किसी और एंगल से आ रही है, तो उनका डिफरेंस कैसे निकालेंगे। ये बेसिक कैलकुलेशन है वेव्स के बारे में। और यहाँ पे डेल्टा मतलब यहाँ पे एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्स के बाद दिखाता है कि वेव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में किस तरीके से चेंज हो रही है, उसकी जो एक्स है वो क्या वैल्यू है, एक्स वैल्यू, यानी कि हॉरिजॉन्टली किस तरीके से चेंज आ रहा है उसमें। ओके सर, मैं लिख रहा हूँ सर, एक सेकेंड।
जी। एक चीज और होती है कि जैसे तीसरे नंबर पे करके लिख लो इसको। जैसे एक वेव है, अगर एक सिंगल सोर्स से निकल रही है तो क्या होगा? आप अज्यूम कीजिए कि वो ऐसे करके ट्रैवल कर रही है। एक और वेव है जो, उसकी शुरुआत ना यहाँ से नहीं हो रही, थोड़ी पहले से हो रही है। तो पहले से होने का मतलब यहाँ पे एक चीज आ जाएगी, और वो है या तो ये लैग कर रही है या फिर ये लीड कर रही है। और लैगिंग लीडिंग का कॉन्सेप्ट आपने सुना है या नहीं? जी, एसी में। एसी के अंदर एग्जैक्टली वही है ये। उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मान लीजिए, इफ एनी वेव इज लीडिंग एनी अदर वेव बाय थीटा एंगल, तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे कि वो जो आपकी वेव है वो हो जाएगी ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस थीटा। ठीक है, बस उसमें आप एक एंगल में उसकी लीडिंग को जोड़ दोगे। ठीक है ना? जब ब्लैक हो गया तो बस माइनस थीटा करना है। लेकिन मैं एक तरीका बताता हूँ। मान लो एक वाई वन है और एक वाई टू। तो ये वेव ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, लेकिन ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होकर के यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो आप क्या करिएगा? आप इसको रिस्पेक्टिव वेव मानिएगा, इसको कोहेरेंट मतलब इसके साथ बाद वाली वेव। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर आप इसकी रिप्रेजेंटेशन लिखोगे ऐसे कि जो आपकी वाई वन है वो है ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो आपको वाई टू लिख देना है ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस थीटा। और अगर आपने पहले लिख दिया इसको, यानी आपने वाई टू पहले लिख दिया, वो है ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब ये तो आपकी ईडी कर रही थी तो आपने इसको पहले लिख दिया। तो फिर आपको देखिएगा कि वाई टू जो है वो लैग करेगी। तो वाई टू सॉरी वाई वन कैसे लिखोगे आप? वाई वन लिखोगे आप ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस थीटा। ठीक है? जी, जब Y2 ऊपर होगा तब ना। नहीं, वाई टू अगर आप पहले लिख लोगे तो वाई वन तो लैग करेगा ना। जी। और अगर आपने पहले लैग वाली लिख दी तो फिर आपको दूसरी वाली जो मिलेगी वो लीड करेगी। ओके सर। तो एक रिप्रेजेंटेशन ये हो गया आपका। आप इस तरीके से लिखिएगा। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसी में अगर आपको लीडिंग या लैगिंग एंगल निकालना है तो उसको फोर्थ नंबर पर करके लिख दीजिएगा कि जो आपका टेन थीटा होता है वो बराबर होता है ए टू। इसको ना एक रिस्पेक्ट से समझिएगा, या मत समझिए, अगले पेज पे समझिएगा। और समझा रहा हूँ तो सामने देखिएगा प्लीज। ये समझो, आपके पास एक एम्पलीट्यूड ऐसे है और एक एम्पलीट्यूड आपका ऐसे है।
ये आपका A2 यानी वेव का सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड है, ये आपका फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड है। अब क्या होगा, आपकी जो AR है वो इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगी रिजल्टेंट, तो ये हो जाएगा AR। तो आप ना एक चीज देखो, ये जो AR है ये कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी यहाँ पर। ये एंगल है फाइव, इसी को बोलते हैं आप फेज एंगल। ठीक है। अब अगर मुझे इसका रिप्रेजेंटेशन लिखना है, लाइक मुझे लिखना है YR, कि इसकी ओवरऑल रिजल्टेंट वेव क्या बनेगी, तो आप लिखोगे AR साइन ω t प्लस KX प्लस KX ना लिखकर इसके रिस्पेक्ट में लिखो KX1 प्लस फाइव। फाइव में थीटा लिखना है, थीटा। अब ये थीटा कैसे निकालोगे, देखो ये थीटा अलग चीज है, फाई अलग चीज है। थीटा निकालने का तरीका होता है, आपका जो टेन थीटा होगा वो बराबर होगा A2 साइन फाइव अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाइव। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया था, 4 में, क्लास 11 में। थीटा निकालना, एंगल फाइव निकालना, याद है कुछ? ये थीटा की जो वैल्यू आप रखोगे, इसको यहाँ से निकाल के रखोगे। टेन थीटा बराबर किसकी हो जाएगा, A2 साइन थीटा अपॉन A1 प्लस A2 कॉस थीटा। ठीक है। जी। दूसरी बात, अगर आपको यहाँ से AR निकालना है सीधे सीधे, ये AR की वैल्यू, तो देखो AR स्क्वायर बराबर होगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव। तो ये दो तीन चीजें हैं जिस पर बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो YR कैसे निकालोगे, टेन थीटा की मदद से फाई कैसे निकालोगे, या थीटा कैसे निकालोगे, फाई की मदद से ही है। और ये तीसरा है आपका, ये तो सिंपल दो वेक्टर को सॉल्व करने का तरीका है मैग्नीट्यूड का, कि A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा। याद है ये? जी। तो इसको आप कर लीजिएगा फोर्थ नंबर पर, इसको मत लिखिएगा फोर्थ पर, फोर्थ पर लिखिएगा ये। ठीक है, नोट करा था, थर्ड नंबर वाला नोट किया था आपने? नो सर। जहाँ से नोट नहीं किया नोट कर लो उसको।
जी सर। आज राजा सर लेंगे क्लास? मैसेज तो नहीं किए हैं। देखो पेज 5वें नंबर पर है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को आप दिखाते हो आई से। इसके बारे में लिखिएगा। इंटेंसिटी लिखिए हेडिंग और उसके बारे में लिखिएगा। सर नंबर नहीं लिखना है ना, सीधा हेडिंग। जी। नंबर 5 नहीं लिखना है ना, सीधा हेडिंग लिखना है ना। नहीं नहीं, 5 नंबर की हेडिंग नहीं है ये। मैं आपको वेव के सुपर पोजिशन पढ़ा रहा था, उससे इसके डिस्प्लेसमेंट पर, फेज एंगल पर, थीटा पर जो जो चीजें चेंज होंगी ना, हम उसकी कैलकुलेशन पढ़े। तो इंटेंसिटी भी इसी में आती है। 5वें नंबर की क्वांटिटी है जो हम पढ़ रहे हैं। लिखिएगा। जी। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो देखिए क्या होगा। जो हमारी इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी ए स्क्वायर के। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए मैं यहाँ पर लगाऊंगा प्रोपगेशन कांस्टेंट। ठीक है, या के मान लो। तो यहाँ से जो ये हमारा ए स्क्वायर है वो आ जाएगा आई अपॉन के। लेकिन फॉर्मूला इंटेंसिटी का ये रहेगा। अब इंटेंसिटी अलग अलग वेव्स के लिए कैसे पढ़ोगे, जो अलग अलग सोर्स से आ रही हैं। उसके लिए आपने अभी पढ़ा ए आर का स्क्वायर बराबर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos 5। यही पढ़ा था ऊपर। यस। तो अगर मैं यहाँ से A1 के स्क्वायर की जगह लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा I1 का स्क्वायर अपॉन के। स्क्वायर नहीं आएगा, I1 में सीधे प्लस I2 अपॉन के प्लस ये हो जाएगा 2। इसको निकालूंगा तो आएगा अंडर रूट I1 अपॉन के इंटू अंडर रूट I2 अपॉन के इंटू cos 5। क्या होगा, यहाँ पर भी ए आर की जगह आएगा आई आर अपॉन के। तो जो हमारा आई आर है सिंपली ये बनेगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos 5। यही बनेगा। यस। आई आर इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू अंडर रूट I1 I2 cos 5। तो इस तरीके से आप दो अलग अलग सोर्स की इंटेंसिटी एक निकाल सकते हैं करके।
जी सर। देखिए, जो हमारी आज की पहली हेडिंग थी वो मैं आपको समझा देता हूँ, लिखा कल दूंगा। पहली हेडिंग थी कोहेरेंट एंड इनहेरेंट। इसको समझ लीजिए। आपके पास एक लाइट का सोर्स है S1, एक और लाइट का सोर्स है S2। ये यहाँ से लाइट को एमिट कर रहा है, ये भी एमिट कर रहा है। इससे और भी लाइन निकल रही है, ठीक है, लेकिन इससे जो निकल रही है ऐसी ऐसी इस तरीके की निकल रही है। इसका मतलब ये कोहेरेंट है और ये इनहेरेंट है। समझने के लिए, अगर कोई सोर्स सेम लैम्डा, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम फेज डिफरेंस के साथ, या कांस्टेंट फेज डिफरेंस के साथ आपकी लाइट को या वेव्स को एमिट करता है, तो उसे बोलते हैं कोहेरेंट। और अगर ये सेम नहीं होंगी, डिफरेंट डिफरेंट होंगी, तो उनको बोला जाएगा इनहेरेंट। जैसे कि आपने यहाँ लिखा Y1 और Y2, तो Y1 के बारे में आपने लिखा A1 साइन ओमेगा टी प्लस K × X1, A2 साइन ओमेगा टी प्लस K×X2। इनहेरेंट में ऐसा नहीं होता। इनहेरेंट में आपकी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। A1 साइन, इसका ओमेगा 1 आएगा, टी प्लस K × X1, A2 साइन ओमेगा 2 टी प्लस K × X2। ठीक है, इसका ये मतलब है। आई बात समझ क्या नहीं आई? एंगुलर फ्रीक्वेंसी दूसरी होगी, फ्रीक्वेंसी भी अलग होगी। इसमें फ्रीक्वेंसी सेम थी और वेवलेंथ भी आपकी ऑलमोस्ट सेम रहती है। तो इसमें वेवलेंथ जरूर सेम रहेगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी चेंज होने की वजह से आपकी ओमेगा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लैम्डा चेंज हो जाएगा। लैम्डा इसमें भी चेंज हो जाता है, थोड़ा स्लाइटली वेरी करता है ऑलमोस्ट। तो उसकी वजह से के भी चेंज हो जाता है यहाँ पर। तो K1 K2 भी लिख सकते हो आप यहाँ नीचे। आ रही बात समझ? जी सर। ठीक है, तो इसके बारे में मैं लिखा कर दूंगा। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए इसको। ये आ रहा है ना समझ में जो मैं पढ़ा रहा हूँ? इसको एक बार देख लीजिएगा ठीक से। देखो, वेव ऑप्टिक इसीलिए थोड़ी टिपिकल होती है कि इसमें ना चीजें थोड़ी सी अलग सी आ जाती हैं, या कह लीजिए कि उन चीजों में से यहाँ पूछा जाता है जो आपके 11th क्लास के वीक चैप्टर्स होते हैं। मैंने देखा है बच्चों के SHM और वेव वीक ही रह जाता है, पढ़ा कितना भी लो, लेकिन वो वीक ही रह जाता है। तो वो वीक रह जाता है इसलिए उनका वेव ऑप्टिक भी वीक रहता है। तो आप इन फॉर्मूलों को डायरेक्ट डायरेक्ट याद कर लोगे ना, जो मैं लिखा रहा हूँ, उससे आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे अगर आते हैं तो। ठीक है। जी सर। ठीक है, तो आप लीव कर सकते हैं, वैसे भी मीटिंग ओवर होने वाली है।